देखिए, कल हमने हुंड नियम पढ़ लिया था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हुंड नियम क्या होता है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का ये नियम है। ऑफ-बाउ नियम क्या था? उपकोशों में इलेक्ट्रॉन बनने का था। ये कक्षकों में बनता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हुंड नियम ने क्या कहा? समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाते हैं। जैसे किसी कक्षक में पहले 3 कक्षक हैं तो पहले तीनों में एक एक जाएगा। जब चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट वाले में फिर जाएगा, और पांचवा सेकंड वाले में, थर्ड वाले में फिर छठवा। तो इस तरह से हुंड ने कहा था कि पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर इन आंशिक भरे हुए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हुंड नियम था। ये हमने लगाया कुछ बच्चों का। ये जैसे क्रोमियम वगैरह हम भरा होगा तो मैं एक बार बता दूं, क्रोमियम Cr में पहले ऑफ बाउ नियम तो लगाना ही पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 ऐसे लिखा है कई बच्चों ने। फिर बाद में गलत किया, फिर 1 किया, फिर यहाँ पे 5 किया। ये तो अब नियम है। अब मुझे हुंड नियम लगाना है तो हुंड नियम इसी के नीचे मुझे कक्षक बनाना है। एस में कितने कक्षक होते हैं? हमेशा एस में होता है 1 कक्षक। पी में कितने होते हैं? हमेशा 3 कक्षक। डी में हमेशा 5 कक्षक और एफ में हमेशा 7 कक्षक। कक्षक कैसे बनते हैं? ऐसे कमरे जैसे। और इसमें 5 कक्षक और इसमें 7 कक्षक। ठीक है। हाँ, डी की जगह एफ है। ठीक है, एफ कक्षक। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरेंगे, 2 है ही नहीं तो हम 2 कैसे? इसमें 5 हैं, कक्षक तो 5 ही बनेंगे। 1 2 3 4 5। और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ये जिसका होगा वो सही है। कई बच्चों ने इसमें 2 कर दिए, इसमें 5। ऐसा कैसे हो जाएगा? जब इसमें 1 है तो एक ही भरेगा ना। फिर जैसे मान लो क्रोमियम के बाद मैग्नीज आता है, Mn25। तो आप शॉर्टकट बनना सीखो। देखो, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18। बताओ ये इतने परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 18। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की जगह बोलो। इस पूरे की जगह मैं ऑर्गन लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑर्गन निष्क्रिय गैस है। मैंने तुम्हें बताया था कि अपन निष्क्रिय गैस को लिखकर उससे आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। अब यहां से लिख दो, यहां से। ये ऑर्गन हो गया पूरे की जगह। 4s, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो 4s2 3d5। तो अब की बार इसमें कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हो जाएंगे? वही 5 ही रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी तरह अपन आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मैं भरता हूं, मान लो किसका? कॉपर का। Cu29 होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन तो मैं यहाँ लिख ही दूंगा, ऑर्गन 18। इसको लाइन को भी खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पूरे की जगह मैंने ऑर्गन लिख दिया। फिर आएगा 4s2 3d9, जो कि गलत है। क्या होगा? 4s1 3d10। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 ही कक्षक होते हैं डी में, 6 मत बना देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये खाली है अभी एक का, और अगला जिंक का भरोगे तो वो इसमें चला जाएगा। यदि किसी के ये 2 गलत हों तो ये उतार लें। ठीक है, कई बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दिया है। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के ब्याह पे कई सारे क्वेश्चन 12th में आते हैं, कई सारे क्वेश्चन 11th में आते हैं। मतलब जो मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन से तुम आज की डेट में जो पेपर आए हैं पिछले, उनको बहुत सारे 12th के पेपर भी सॉल्व कर सकते हो इस यूनिट से संबंधित। देखो कैसे क्वेश्चन क्या है, पहले वो देखो। क्वेश्चन लिखो सब। हुंड के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। हुंड के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। हुंड के नियम के अनुप्रयोग
लिखिए हुंड के नियम के अनुप्रयोग। ध्यान से समझना, पहला अनुप्रयोग यह है कि इस नियम के द्वारा परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इस नियम से क्या निकाल सकते हैं हम? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला है अनुप्रयोग, समझाऊंगा इनको मैं। अब देखो कैसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हुंड के नियम से। मान लो मैं आपसे कहूं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इसका एग्जांपल दूं, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 9। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 और 5 9, 5 ही भरेंगे। होने की क्षमता तो 6 तक है, लेकिन हमारे पास 5 है। सब में लगा दो हुंड का नियम, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में लगाओ, सब में लगा सकते हो। 1 2, ठीक है, इसमें भी लगा दो 1 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर लास्ट के 2 में तो लगाना ही पड़ेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। अभी मैंने फ्लोरीन में हुंड का नियम लगाया और इसकी सहायता से हम ये बताते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस फ्लोरीन में। तो देखो पहले युग्मित अयुग्मित का मतलब समझो। युग्मित का मतलब होता है, युग्मित का मतलब होता है किसी कक्षक में यदि फुल इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये युग्मित कक्षक है सारे। और अयुग्मित का मतलब होता है, अयुग्मित का मतलब होता है कोई भी कक्षक एक में, किसी एक कक्षक में, किसी भी एक कक्षक में यदि अकेला एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, क्योंकि इसमें युग्मन नहीं हुआ। युग्मन माने जोड़ा, अयुग्मित मतलब जोड़े से बच जाए, है ना। अच्छा, इसमें कितने अयुग्मित हैं? 1, क्योंकि एक ही है, युग्मित नहीं गिनते। अयुग्मित कितने हैं? 1। अच्छा, अभी अयुग्मित कितने हैं? आवाज नहीं। इसमें अयुग्मित कितने हैं? 2। अभी अयुग्मित कितने हैं? 3। अब अयुग्मित कितने हैं? 2। तुम ये मत सोचना कि यदि कोई कक्षक खाली पड़ा है तो वो अयुग्मित है या युग्मित, वो कुछ नहीं है, न वो अयुग्मित है न वो युग्मित है। युग्मित का मतलब समझ गए होगे, जोड़ा बन जाए तो वो युग्मित। अयुग्मित का मतलब जब उसमें कोई भी कक्षक युग्मन होने से रह जाए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में रह जाए, ठीक है। अयुग्मित युग्मित का मतलब समझ में आ गया। युग्मित मतलब जोड़ा, अयुग्मित मतलब अकेला एक, और खाली का मतलब न युग्मित है न अयुग्मित है। अब देखो मैं कहूं कि फ्लोरीन में कितने अयुग्मित हैं, तो आप कहोगे 1। ऐसे बहुत सारे तत्व होंगे जिनमें 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, है ना। अपन किसी भी परमाणु में ये बता सकते हैं कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल दिया, मान लो मैं ऑक्सीजन का देता, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो आप क्या करते? 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4। अब देखो कितने अयुग्मित हैं, कमेंट में बताओ इसमें कितने अयुग्मित आ रहे हैं, बोलो। 1 2 3 और 4, कितने अयुग्मित हैं? 2, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें और इसमें, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो बताओ इस नियम की सहायता से, हुंड के नियम की सहायता से हम किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। जो ओटी में आता है क्वेश्चन, वो कोई तुम्हें तत्व देगा और पूछेगा बताओ इसमें कितने अयुग्मित हैं, तो तुम्हें पहले ऑफ-बाउ नियम लगाना पड़ेगा, फिर हुंड नियम लगाना पड़ेगा, फिर उसके कक्षक भर के हम बता देंगे कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया बच्चों? मुझे कमेंट में बोल दिया करो, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। पहला इसका अनुप्रयोग हो गया। दूसरा, वे परमाणु या आयन जो कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। मतलब जो तत्व या जो परमाणु
जो परमाणु, ये कह रहा है जो परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। ये कह रहा है अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई परमाणु या आयन यदि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, एक भी अयुग्मित रखता हो, यदि एक भी रखता हो तो भी वो क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। जैसे ओटी में आता है कि बताओ फ्लोरीन अनुचुंबकीय है या नहीं, तो तुम कहोगे सर फ्लोरीन अनुचुंबकीय। मैं कहूँगा क्यों, कैसे पता किया, तो आप कहोगे मैंने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल के देखे तो एक मिला। अच्छा, ऑक्सीजन की बोलूं कि ये कैसा है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, तो भी तुम यही कहोगे कि सर ये भी अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये तो और ज्यादा अनुचुंबकीय है, इससे भी ज्यादा है क्योंकि इसमें 2 है। माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो अनुचुंबकीय पदार्थ उतना ही ज्यादा होगा। अनुचुंबकीय का मतलब चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाला पदार्थ, चुंबक के प्रति। जैसे लोहे का कहूं, लोहा चुंबक से चिपकता है, तो अब ये चीज तो तुम जानते हो लोहा चुंबक से चिपकता है, तो ये अनुचुंबकीय 100% होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। लोहा फेरिक आप देख सकते हो, देखो Fe होता है लोहे का 26। ठीक है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट भर दूं बच्चों, ऐसे ऑर्गन 18 तक भर गया और 4s2 3d6, 18 2 20 और 6 26। देखो इसमें जरा कितने अयुग्मित हैं, मुझे बताओ कितने हैं, कमेंट में 1 2 3 4 और 5 बताओ कमेंट में कितने अयुग्मित निकल के आ रहे हैं, गिनो। 1 2 3 4, 4 अयुग्मित हैं, यानी बहुत ज्यादा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। हो गई, नहीं चिपकता लोहा चुंबक से, बिल्कुल चिपकता है, इसका मतलब इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तुमने जितने उंड के नियम से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे हैं, उन सब में ये बता सकते हो देख के कि कौन अयुग्मित है कौन युग्मित है। यदि अयुग्मित हैं तो वो अनुचुंबकीय है, तुम उन सब पदार्थों को बता सकते हो कि ये अनुचुंबकीय है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे पदार्थ भी बताऊंगा जो अनुचुंबकीय नहीं होते। जैसे मैंने ले लिया नियोन, Ne 10 होता है बच्चों, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो 1s2 2s2 2p6। आप देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बोलो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, चेक करो जरा, देखो 2 इसमें और 3 2 सब में इनमें आ गए, मतलब इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो ये कैसा है, ये अनुचुंबकीय नहीं है। इसको हम बोलते क्या है, जो अनुचुंबकीय नहीं होते उनको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो जो अयुग्मित होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो होते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। अब तुम कभी मत भूलना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 12th में भी आता है, 11th में भी आता है, कि कोई परमाणु देगा और कहेगा निम्न में से इसकी प्रकृति पहचानो, ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो यदि अयुग्मित आ गए तो अनुचुंबकीय है, और यदि अयुग्मित नहीं आए तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। कभी कभी वो ऐसे दे देता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन में कहेगा कौन अधिक अनुचुंबकीय है, तो तुम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें 1 अयुग्मित, इसमें 2 अयुग्मित, और जिसमें ज्यादा अयुग्मित वो ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, ज्यादा अयुग्मित तो ज्यादा अनुचुंबकीय। और युग्मित से कोई फर्क नहीं पड़ता, युग्मित ज्यादा कम नहीं होता, युग्मित तो युग्म नहीं है, युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय की परिभाषा क्या हो गई, वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, है ना। जैसे आप एल्यूमिनियम वगैरह को चुंबक के पास ले जाओगे, आकर्षित होगा क्या, नहीं होते। ऐसे नियोन गैस और भी बहुत पदार्थ हैं जो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। ज्यादा युग्मित होंगे तो वो अनुचुंबकीय भी ज्यादा होंगे, और कम होंगे तो कम अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। बोलो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या बच्चों।
तीसरा इसका रूल ये है, ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में रखा जा सकता है। ये कह रहा है कि ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राकृतिक क्रम में भी लिखा जा सकता है, ऐसा ये कह रहा है। प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता है। तुम्हारी कहाँ है? ये तो मेरी है भाई। 100 रुपया लग जाऊंगा। ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता है। तो ये ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मान लो मैंने टाइटेनियम ले लिया। टाइटेनियम कितना होता है? 22। ये कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d2। गिनो जरा, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 2 22। बिल्कुल सही है, जो ऑफ-बाउ नियम से बिल्कुल सही भरा है। मैं कोष्टक में लिख रहा हूं ऑफ-बाउ रूल से, ऑफ-बाउ नियम से। ये ऑफ-बाउ नियम से बिल्कुल सही भरा है। लेकिन ये कह रहा है हुंड कि ऑफ-बाउ नियम से भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में लिख सकते हो, पर पहले काय से भरो? ऑफ-बाउ नियम से भरो, उसके बाद उसे आप कन्वर्ट कर दो। मतलब इसी विन्यास को ये हुंड ये कहते हैं कि तुम ऐसे लिख देना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये 4s2 3d, जो 4s2 3d2 लिखा है, वो ये कह रहा है कि प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। मतलब 4 वाले उपकोष को बाद में लिख सकते हो, 3d वाले को पहले, ऐसे 3d2 और 4s2 ऐसे लिख सकते हो। ये ऐसा बोल रहा है कि ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त विन्यास को तुम लिख भले ही ऐसे सकते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि डी खाली डला है, 2 ही है, इसके 2 और इसमें मैं भर दूं, वो गलत हो जाएगा। भरना आपको कैसे है? ऑफ-बाउ रूल से ही। यानी कि ऑफ-बाउ रूल क्या कहता है? उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कम है तो पहले इसमें भरेंगे फिर इसमें। ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तो वैसे ही भरो ऑफ-बाउ से, पर इनको आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3d है उसे पहले लिख दो, 4s है उसे बाद में लिख दो। ऐसा नहीं कर सकते कि 3d पहले लिख दिया तो हम इसमें पूरे चारों भर देंगे, क्योंकि इसमें तो जगह खाली है। ऐसा नहीं है, भले ही जगह खाली है, भरना आपको ऑफ-बाउ से ही है, आगे पीछे लिख सकते हो, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसको? हुंड को। तो देखो प्राकृतिक अंकों का बढ़ता क्रम कैसे? पहले 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली। यानी ये कक्षाओं को उन्होंने एक प्राकृतिक क्रम में लिख दिया, प्राकृत संख्याओं के क्रम में। लेकिन हमने भरा इसको अभी भी ऑफ-बाउ नियम से। ये देखो, भले ही 3d पहले लिखा है पर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं? सिर्फ 2। और 4s बाद में लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं? 2। तो इसमें तो जाने ही थे 2, पर इसमें आप 4 नहीं कर सकते थे। समझ में आ गई ये पॉइंट? बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है। तीनों पॉइंट थे इसके, तीनों फिर से समझ लो। हुंड के नियम से हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी परमाणु में हुंड नियम लगा है और उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि खाली
एक रह जाए तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता कर देते हैं, ठीक है। और यदि ये युग्मन हो जाता, जोड़ा बन जाता, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर ये युग्मित कहलाते। और दूसरा पॉइंट कहता है कि जो परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, चाहे एक ही रखे तो भी वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं, और यदि उन परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राकृतिक अंकों के बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। इसने पहले ही बोल दिया, ऑफ-बाउ नियम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राकृतिक क्रम में लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला क्रम क्या है, प्राकृतिक क्रम है, ठीक है। ये अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और नोट्स साइड में रख लिया करो तुम बच्चों सभी। जो हुंड का नियम हो गया, हुंड के नियम के अनुप्रयोग भी हो गए। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा अभी, और वो तुम्हें मुझे बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसके बाद तुम तब तक करना। क्वेश्चन ये है, Fe में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसकी प्रकृति बताइए। Fe में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने, या Fe3+ कर लो, Fe3+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी प्रकृति बताइए, और इसकी प्रकृति बताइए, ठीक है। प्रकृति मतलब जे अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। करो इसको, देखो सबसे पहले हमें इसका सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना पड़ेगा, क्योंकि ये Fe इस समय कैसी अवस्था में है, एक्साइटेड स्टेट में है। इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तेजित अवस्था। 3+ में है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है, वो अवस्था है। लेकिन हमें पहले इसको सामान्य अवस्था में लिखना पड़ेगा, फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले Fe की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। Fe की सामान्य अवस्था, Fe की सामान्य अवस्था, Fe26 होता है, ठीक है। और इसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुम कहो तो मैं शॉर्टकट भरूं, नहीं वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये सामान्य अवस्था का है। लेकिन हमें Fe का तो नहीं निकालना, हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है Fe3+ का। तो अब हम इसमें पहले हुंड नियम लगाते हैं। हुंड नियम से, हुंड नियम से, हुंड नियम क्या कहता है, इसको हम प्राकृतिक अंकों के क्रम में लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जहां तक तो सेम है। हुंड नियम ये कहता है कि इसको प्राकृतिक अंकों के क्रम में लिख सकते हो। तो मैं ये 3d को पहले लिख सकता हूं, 3d6 और 4s2 लिख सकता हूं। और इसमें मैं यहाँ पे ही हुंड नियम भी लगा सकता हूँ, हाल की हाल ये लगा दिया। देखो 1 2 बड़ा लिख दूं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी, ठीक है। कितने इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, उसमें कितने हैं 2। ये मैंने हुंड नियम लगाया, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी मैंने Fe3+ भी नहीं निकाला, सिर्फ किस में लगाया है, Fe26 में, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो निकालना किसका है, Fe3+ का। तो मुझे इसकी उत्तेजित अवस्था निकालनी पड़ेगी, मतलब उसमें से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। कई बच्चे क्या कर लेते हैं, 3+ को समझ के 26 में से 3 पहले ही घटा देंगे,
23 कर देंगे और 23 करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा हुंड नियम निकाल के ही बाहर निकालना है। पहले उसमें हुंड नियम लगाओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। वो भी प्राकृतिक क्रम में लिखकर, ऐसा नहीं कि अब बाउ नियम से, प्राकृतिक क्रमों से लिखो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, ये रूल होता है। अब देखो मुझे निकालना है किसका, Fe3+ का, ठीक है। 3+ का मतलब आप 3 इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए, 26 में से 23 हो गए, पर मैं लिखूंगा पूरे ही अभी भी। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। अब देखना यहां पे मैं 3d और 4s दो लिख रहा हूं, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बच्चों, 3। तो बताओ d में से कितने निकलेंगे और s में से कितने निकलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। s का जरा 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो s से निकलेंगे। यदि तुम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालते तो कहां से कम कर बैठते, d कक्षक में से, जो कि तुम गलत हो जाता है, जैसे 3d3 कर देते तुम, यदि ये भरते नहीं तो, प्राकृतिक क्रम में न लिखते तो। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन तुम 3 कम करोगे, ये 3+ है, इसकी वजह से जो 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो कहां से होंगे, 2 तो इसमें से कम होंगे और 1 यहां से कम हुआ, यहां से मत कर देना, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये 1 यहां से कम हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5 और 2 इसमें से चले गए, मतलब इसमें 6 थे तो 1 कम हो गया, 2 इसमें थे तो दोनों, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल चुके हैं। अब हम इसमें बता सकते हैं कि कितने, जो कौन सी अवस्था है बच्चों, इसको हम बोलते हैं Fe की उत्तेजित अवस्था। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको भी लिखना है, Fe की उत्तेजित अवस्था। Fe की कौन सी अवस्था है जी, उत्तेजित अवस्था, Fe की उत्तेजित अवस्था। मतलब ये उत्तेजित हो गया, इसको गर्म कर दिया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और अब डी में कितने बचे हैं, 5, और एस में कितना है, 0, जो कि अपन लिखते नहीं है, लिख सकते हो 0 इलेक्ट्रॉन। अब अभी तो इसकी प्रकृति बतानी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं। तो देखो इस प्रकार Fe3+ में इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस प्रकार Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 5 है। और इसकी प्रकृति, ये पेपर में आया था 12th में, इसकी प्रकृति कैसी है बताओ, अनुचुंबकीय। हाँ अनुचुंबकीय, ये पेपर में आया था, 3 नंबर में आया था, और 3 नंबर जिसने ये किया था उसको मिल गए थे। 12th का क्वेश्चन है और ये बना 11th के ही चैप्टर से है, मतलब आया 12th में था और आपको पढ़ना किस में पढ़ रहा है, 11th में, क्योंकि ये इसी यूनिट का पार्ट है। जिसको इस यूनिट का ज्ञान नहीं है वो 12th के चैप्टरों को नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता, पूरी दम लगा दे। इसीलिए मैं कहता हूं कोई बच्चा ये सोचे कि मैं 12th 2 बार पढ़ के नंबर ले आऊं, सवाल ही नहीं उठता। 2 नहीं, वो 50 बार भी पढ़ लेगा तो भी 12th में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, जब तक वो 11th के चैप्टरों को अच्छे से नहीं पढ़ लेगा, क्योंकि 11th से ही जुड़ा हुआ 12th में पोर्शन दिया है। ये चैप्टर पढ़ लिया तो अगला समझ में आएगा। 1 सेकंड बच्चों, हाँ अब बताओ इसमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नहीं है? चलो तो मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो तुम करके बताओ। जैसे मैंने दे दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर, मैं तुमसे कहूं Mn मैग्नीज 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ और इसकी प्रकृति बताओ, और इसकी प्रकृति भी बताओ। बताओ इसमें निकालो। Mn में पहले क्या लिखना, Mn की सामान्य अवस्था, Mn का होता कितना है, 25, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऑर्गन 18 होता है और ये होता है 4s2 3d5,
क्योंकि 18 2 20 और 5 25। अब इसमें हुंड नियम लगाओ, हुंड नियम। और हुंड नियम क्या कहता है कि इसको प्राकृतिक क्रम में लिख दो। 18, इसको यहाँ 3d5 और 4s2। अब इसकी उत्तेजित अवस्था, पहले सामान्य अवस्था, फिर हुंड नियम, फिर उत्तेजित अवस्था, तीन चीजें, सामान्य अवस्था, हुंड नियम और फिर उत्तेजित। अब उत्तेजित अवस्था इसकी, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में mn, क्या मैंने दे रखा है, 2+ दे रखा है, mn2+ इक्वल टू ऑर्गन 18 है। क्या लिखोगे इसको उत्तेजित अवस्था में? अच्छा, हुंड नियम पूरी तरह भी लगाया कहाँ है, यहाँ तो लगाओ, ये तो लगाओ, कक्षक तो बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और s में 2 है। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकालने हैं, तो बताओ कहाँ से निकलाएंगे? यहाँ से। तुम यदि हुंड नियम ना लगाते तो यहाँ से निकाल बैठते, जो कि गलत हो जाता, यहाँ से निकलेंगे। तो उत्तेजित अवस्था में Mn 25 मत लिखो, क्योंकि वो कम हो गए ना इलेक्ट्रॉन, 2+ ऑर्गन 18। अब देखो ऑर्गन 18 और डी कक्षक में अभी भी 1 2 3 4 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन है सब में? 1 1। ठीक है, ये 3d5 है। और s में इस समय कितने हैं? 4s में 0। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कमेंट में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1 2 3 4 5, 5 है। तो ये प्रकृति कैसी हुई इसकी? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है। अब मुझे तुम घर से करके लाना जिंक में, Zn, जिंक में क्या बताना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताना और इसकी प्रकृति बताना। ये तुम्हें घर से करके लाना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। कर लोगे बच्चों? हाँ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि नहीं आएंगे तो क्या लिखोगे? 0 अयुग्मित है। आएंगे तो लिखने ही पड़ेंगे 1 2 3, नहीं आएंगे तो फिर 0 है, और कह देना ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। यदि नहीं आए तो, आ जाए तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं जो आप लोगों को पूरा ज्ञान लगेगा। इसमें हम पढ़ रहे हैं ना जब से कम 7-8 दिन का ज्ञान, जितना हमने 7-8 दिन का पढ़ा है वो एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, और उसका आंसर एक लाइन में है। अब तुम सोचो, जिसका आंसर एक लाइन में हो उसमें कितना ज्ञान लगेगा। तुमने 10 दिन से पढ़ रहे हो उस चीज को, पूरे को एक ही क्वेश्चन में उतार दोगे। क्या देखो, पूरी क्वांटम संख्याएं लग जाएंगी एक तरफ से, ऑफ-बाउ नियम लग जाएगा पूरा, हुंड नियम लग जाएगा पूरा, यानी क्वांटम संख्या से लेके हुंड नियम तक का जितना पोर्शन हमने पढ़ा है वो एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, और नंबर मिलेगा 1, क्योंकि वो ओटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? फास्फोरस के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। क्वेश्चन ये है, फास्फोरस, फास्फोरस क्या होता है? पी, फास्फोरस, फास्फोरस का जो, नहीं पोटेशियम है, पोटेशियम के, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 19। पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान
बताओ। पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पता कर लो पोटेशियम का। तो चलो अंतिम इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। के 19 बराबर, पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़िया भरना पड़ेगा, तभी पता चलेगा अंतिम कौन सा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, गिन लो। 2 2 4 6 10, 2 12 और 12 और 6 18, 3s2 3p6 और 4s1। अब तक तो ये तुम्हें याद भी हो गया होगा, यहाँ तक ये क्रम है ना, कई बार लिख चुके अपन। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन बताओ। देखो ये तो अंतिम नहीं है, अंतिम देखना है तो अंतिम तो हमारा सिर्फ किसमें है, इस 4s में ही है, इसमें तो है नहीं, तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये रहा ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हैगा। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है बताओ, 4s1। तो अब मुझे 4s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है कि नहीं, 4s1 के लिए, ठीक है। तो देखो 4s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4s1 के लिए, 4s1 के लिए चारों n का मान, l का मान और m का मान और s का मान, ये चारों क्वांटम संख्या बतानी है। बताओ 4s1 के लिए चारों के मान। देखो n का मान तो हमें ये दिख रहा है, यही होता है आगे वाला, तो n का मान तो हमें साफ साफ दिख रहा है 4 है। s के लिए l क्या होता है, s p d और f के लिए 0 1 2 और 3, l के मान यही होते हैं बच्चों। s p d f के लिए l के मान 0 1 2 3, तो s के लिए l कितना होता है 0। अब m के मान कैसे निकालें, m के मान के लिए -l से लेके +l तक शून्य सहित होते हैं मान, ठीक है। तो m के मान l का 0 दिया है, तो -0 से +0 तक, मतलब m का मान कितना आ गया 0। अब मुझे s का मान तुम बताओगे, +½ होगा या -½ होगा या दोनों होंगे, +½ और -½ बताओ। +½ होगा, क्योंकि देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में ऊपर, तो इसका हो गया +½ अब तुम खुद सोचो, एक ही क्वेश्चन में ऑफ-बाउ नियम लग गया, हुंड नियम लग गया, चारों क्वांटम संख्याएं लग गई कि नहीं, और क्वेश्चन ओटी का है, कुछ नहीं है, 1 नंबर का है, इतना लिख दिया आपको नंबर मिल गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बोलो समझ में आ गया। नहीं भी आया होगा तो अगला क्वेश्चन तुम करके लाना घर से, मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। लिखो, 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक, 2 क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा हूं मैं। 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक, 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक 17 और 27 हैं, 17 और 27 हैं। इनमें प्रविष्ट होने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। प्रविष्ट होने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो, ठीक है। 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक 17 और 27 में प्रविष्ट होने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, देखो, एक 17 वाले के लिए निकालना है, एक 27 वाले के लिए। इसको तुम्हें करके मुझे व्हाट्सएप करना है, कर दोगे।